तो आज देखते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, सेंटर स्टेट रिलेशन। ये टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है एंड एट द वेरी सेम टाइम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सेंटर पावर क्या है और स्टेट पावर क्या है। तो देखिए, सबसे बेसिक डिफरेंस, सेंटर वो होता है जो पूरे इंडिया के लिए कानून बनाए या पूरे इंडिया के लिए काम करे। तो एक बेस्ट एग्जांपल है प्राइम मिनिस्टर। तो सेंटर जाना जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी आज के टाइम पे है। वेयर एज स्टेट क्या होता है, जैसे इंडिया जो है वो 28 स्टेट आज के टाइम पे इंडिया के अंडर है। तो हर 28 स्टेट के अंदर एक सीएम होता है जो अपने अपने स्टेट को संभालता है। तो इंडिया अब क्योंकि स्टेट्स में बटा हुआ कंट्री है, तो ये यहाँ पे फेडरलिज्म हमने अप्लाई किया हुआ है इंडिया के अंदर। अब वो फेडरलिज्म से क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने सेंटर को थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रखा है, जहाँ पे उसके पास ज़्यादा पावर है कंपैरिजन टू स्टेट। समझे आप? तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि सेंटर इज़ मोर पावरफुल देन स्टेट, और स्टेट सिर्फ अपने अपने पर्टिकुलर टेरिटोरियल बाउंड्री के अंडर ही काम करता है, वेयर सेंटर का काम जो होता है पूरे इंडिया पे होता है। कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है, पूरी कंप्लीट इंडिया पे काम करता है सेंटर। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन, जाहिर सी बात है कि सेंटर पावरफुल है और स्टेट कम पावरफुल है। तो इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि घर में आपके पापा हेड होते हैं, तो उनको मान लीजिए कि वो सेंट्रल पावर है, और हम लोग मान लीजिए जो बच्चे होते हैं वो स्टेट पावर है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि अब हमें पावर दे दिया तो छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं? स्कूल में एडमिशन करा दिया तो छोड़ देना चाहिए। हम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, बार बार बोलते हैं ना, मॉनिटर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं ना कि वो हम पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो वही काम सेंटर जो है स्टेट के साथ करता है। सेंटर ने स्टेट को पावर दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन अब स्टेट सही से काम कर रहा है कि नहीं, नियम कानून बना रहा है कि नहीं, लोगों की सुन रहा है कि नहीं, और या फिर जो उसको पावर दिया गया कि उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, ये सब काम सेंटर नज़र रखता है स्टेट के ऊपर। समझ गए? और जो पावर स्टेट को नहीं दी गई है, वहाँ पे वो खुद आके वहाँ पे अपना पावर यूज़ करके काम करता है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया के अंदर। जैसे एक एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, चाहे किसी भी स्टेट का मैटर हो, वो जो फाइनल जुरिस्डिक्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट देता है। अगर कोई ऐसा केस है जिसको हाई कोर्ट नहीं सुलझा पा रहा है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुलझा पा रहा है, तो जो फाइनल डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। तो इंडिया के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम वो इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है, बटी हुई नहीं है। अब 3 रिलेशंस के बेसिस पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन बटा हुआ है, मेनली लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन। तो इन तीनों चीज़ के ऊपर ही सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन बटा हुआ है। तो सबसे पहले सेंट्रल स्टेट का रिलेशन अगर लेजिस्लेटिव मैटर से रिलेटेड समझे, तो पार्ट 11 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंडर भी आर्टिकल 245 से 255, 245 से 255 आर्टिकल अंडर पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन ऑन लेजिस्लेटिव मैटर। तो इसमें टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट के दायरे के अंदर काम करता है और पार्लियामेंट पूरे इंडिया के ऊपर काम करता है। जैसे 3 लिस्ट में सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं, चीज़ें बटी हुई हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिससे हमारी लाइफस्टाइल चलती है। जैसे एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के ऊपर पावर है पार्लियामेंट। यूनियन का मतलब सेंटर। हाँ, एक चीज़ इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सेंटर और यूनियन दोनों का मतलब सेम होता है। तो यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट रूल्स बनाती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर रूल बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों सेंटर स्टेट दोनों बनाती है। लेकिन मान लीजिए कि अब कोई टॉपिक पे है, वहाँ पे पार्लियामेंट का अपना कोई सजेशन, अपना ओपिनियन है, वेर एज जो स्टेट है उसका अपना है। तो उस टाइम पे क्या होगा? जाहिर सी बात है जो ज़्यादा पावरफुल है उसी का चलेगा। अगर मान लीजिए कि आपके पापा और आप में बहस हो जाए या कोई नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, तो पापा की चलेगी ना डोमिनेंस। तो वही हाल यहाँ पे है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का बात माना जाएगा उसी तरह। और आर्टिकल 200 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 200 बताता है कि गवर्नर जो है बिल को रखता है अपने पास फॉर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, कि मतलब गवर्नर फाइनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेट पावर में है और प्रेसिडेंट सेंट्रल पावर पे है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन का एक एम की यहाँ पे प्रेसिडेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में होते हैं, उनका यहाँ पे पावर ज़्यादा है, जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का पावर है वो इनके आगे
थोड़ा दब के रहता है। तो गवर्नर कोई भी बिल अगर है उसको रखता है फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन में, जब प्रेसिडेंट ओके कर देते हैं तो ही वो बिल एक्ट बनता है उनके सिग्नेचर के बाद ही। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसे सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन बना हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर रही है बिल पे स्पेशली। आर्टिकल 249 क्या कहता है, राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर बिल पास कर रही है तो 250 आर्टिकल 250 क्या कि कोई भी स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ 6 मंथ तक ही रखा जा सकता है अपने पास, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा विद और विदाउट अमेंडमेंट। 252 आर्टिकल 252 क्या कहता है, 2 और मोर स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड टॉपिक्स जो है आर्टिकल 252 में है। आर्टिकल 253 क्या कहता है, पार्लियामेंट फॉर होल टेरिटरी, ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पूरी टेरिटरी के लिए जो भी नियम और कानून है वो बना सकती है। नेक्स्ट इज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे कैसा है। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के बारे में भी पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, पर आर्टिकल 256 से 263 पर, राइट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लिस्ट बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट के हिसाब से काम करती है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट ही हो गई ना, तो यहाँ पे वो कुछ भी चेंजेस कर सकती है, कोई भी नियम बना सकती है, जैसे चाहे वैसे बना सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के। और स्टेट गवर्नमेंट कौन से पावर को यूज़ करती है, जो पार्लियामेंट ने उसके लिए सेट किए होंगे उसी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट चलाई जाती है अपनी कंट्री में। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे बीपीएससी हो गया, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, यूपी बोर्ड सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें गवर्नर जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, लेकिन भले ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एसपीएससी के ऑफिसर्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन रिमूव नहीं कर सकते, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करते हैं, बात याद रखना। और ऑल इंडिया सर्विसेज में सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को देखता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट को। तो ऑल इंडिया सर्विस के अंदर सेंटर जो है ज़्यादा पावरफुल होता है और स्टेट कम। आर्टिकल 355 क्या कहता है, यूनियन की ड्यूटी जो है एक्सटर्नल एग्रेशन वगैरह को भी संभालना है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन और सेंटर में डिफ्रेंशिएट नहीं करना, वो दोनों एक ही चीज़ है। तो जो यूनियन की ड्यूटी है कि एक्सटर्नल एग्रेशन को भी संभाल के रखना। तो जो गवर्नर होते हैं जो कि स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट का ही, जैसे मान लीजिए जो पावर प्रेसिडेंट का सेंट्रल लेवल पे या यूनियन लेवल पे होता है, वही सेम पावर गवर्नर का स्टेट लेवल पे होता है। तो लेकिन गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशन पे होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनसे हाई पोस्ट हुई एंड पावरफुल भी है, राइट। तो याद रखिएगा गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं और फिर गवर्नर जो है उसके बाद स्टेट में बाकी जो कमिश्नर होते हैं उनको, जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को स्टेट के अंदर, याद रखिएगा यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कह रही हूँ मैं, उसको फिर गवर्नर करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के। लेकिन अपॉइंट तो गवर्नर कर देंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस तरीके से एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को गवर्नर अपॉइंट करा है पर प्रेसिडेंट रिमूव करा है, उसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करता है गवर्नर और रिमूव करता है प्रेसिडेंट। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं सेंटर और स्टेट का रिलेशन फाइनेंशियल मैटर पे कैसा है। तो पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया फाइनेंशियल मैटर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन और आर्टिकल 268 टू 293, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है स्टेट के अंडर सारे फाइनेंशियल मैटर को संभालता है और पार्लियामेंट जो है वो संभालती है क्या, पावर टू लेवी टैक्स ऑन यूनियन लिस्ट। जो भी यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जहाँ पे भी टैक्स लगता है वो पार्लियामेंट लगाती है और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट से रिलेटेड टैक्सेस लगाता है, ठीक है, उसके पास पावर है। और पार्लियामेंट रेसिड्यूरी पावर पे भी लगाती है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे थे कि पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का रेसिड्यूरी पावर है कि कोई भी लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में से जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है वहाँ पे सेंटर काम करती है, तो पार्लियामेंट सेंट्रल ही तो है। तो पार्लियामेंट जो है यूनियन लिस्ट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पे पावर है उसके पास और रेसिड्यूरी पावर भी है। तो स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ स्टेट लिस्ट पे लगाता है। जीएसटी 104 गुड एंड सर्विस टैक्स 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत ये लाया गया था। ये क्या कहता है, ये गुड एंड सर्विस जो भी हम डे टू डे कमोडिटीज़ को यूज़ करते हैं उस पर टैक्स लगाता है। हर एक चीज़, पानी से लेके खाना, जो चाय बिस्किट, हर एक चीज़ पे टैक्स होता है। शैम्पू, कपड़े, चप्पल, जूते, हर चीज़ पे।
और आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है, जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। और टैक्स शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट से रिलेटेड बातें आर्टिकल 280 में दी हुई है। इसके अलावा एक कमीशन है जो कि इन सब चीज़ों से डील करता है, सरकारिया कमीशन, जो बना था 1983 में। ये ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन बताता है। और कंकरेंट लिस्ट में क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या ऐड ऑन होना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, ये सब भी सरकारिया कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन रखा था। NCRWC जो है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2000, ये जो NCRW है ये देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सारे काम हो रहे हैं कि नहीं देश में, इन सबको ध्यान में रखता है। आर्टिकल 307 इंटर स्टेट ट्रेड एंड कमर्स से रिलेटेड बातें संभालता है। ट्रेड एंड कमर्स से रिलेटेड कोई भी अगर सेंटर स्टेट का रिलेशन आपको पता करना होगा, आप आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जा सकते हैं। और इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन मैनेजमेंट कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है और ये 7 शेड्यूल में है। सेंटर स्टेट इंस्टीट्यूशन जैसे कि नीति आयोग वगैरह भी इस्टेब्लिश किए गए टू हैव अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन, ताकि सेंटर स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखा जाए। ठीक है, एक मतलब कि बहुत सारे सेंटर और स्टेट इंस्टीट्यूशन बनाए गए इसीलिए, ताकि दोनों का रिलेशन अच्छा रहे, दोनों साथ में मिलकर काम करें। क्योंकि फेडरलिज्म है, वहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों का रिलेशन अच्छा होना ज़रूरी है, साथ में काम करना इज़ अ मस्ट। वही जो है क्वालिटी होती है फेडरलिज्म की। तो नीति आयोग एक एग्जांपल है सेंटर स्टेट इंस्टीट्यूशन का, जो कि हमारे कंट्री में पता है ये सबको कितने अच्छे से काम कर रहा है। पावर शेयरिंग वगैरह पे ध्यान देना पड़ता है। और फिस्कल फेडरलिज्म पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें क्या आता है फिस्कल फेडरलिज्म में कि स्टेट एंड सेंटर दोनों के पास बराबर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये पूरा था सेंटर स्टेट रिलेशन जो हमने देखा इस वीडियो के अंदर, जो कि लेजिस्लेटिव मैटर पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बता रहा था इस वीडियो के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे, फाइनेंशियल मैटर पे सरकारिया कमीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और तब तक के लिए जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।